घर में मेहमानों के आने की तैयारी चल रही थी। मधु, जिसका नाम तो था महिमा, मगर प्यार से सब मधु बुलाते थे, आज अलग ही ढंग से तैयार हुई थी। लाइट पिंक गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी, माथे पर छोटी सी गोल्डन बिंदी, हाथों में पिंक गोल्डन मिक्स चूड़ी, गले में चैन पेंडल और छोटे छोटे से झुमके। हल्का फुल्का मेकअप आज उसकी बदसूरती को थोड़ा खूबसूरत बना रहे थे। मधु का रंग रूप उसे बदसूरत बनाता था। सांवला सा रंग, छोटी छोटी आँखें, मोटे मोटे होठ, बुच्ची सी नाक उसको ज़्यादा बदसूरत दिखाते थे। मगर दिल की बहुत अच्छी थी मधु। हर किसी का ख्याल रखना, सब पर दया भावना रखना, मोहब्बत मिलनसारी, बड़ों की इज्जत, सब बातें थी उसमें। आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे थे। माँ सुदेश देवी कितनी बार आकर मधु को देख चुकी थी कि ठीक से तैयार हुई कि नहीं। भाभी जया ने किचन संभाल रखा था। बाबा दिलीप जी भी आंगन में बेचैनी से टहल रहे थे। भाई जीतू तरह तरह की मिठाई बाजार से लेकर घर आ चुका था। दादी उषा देवी भी खाट पर बैठी मेहमानों की राह देख रही थी। स्नेहा महिमा की छोटी बहन, जो दिखने में महिमा से ठीक थी। सांवला रंग, बड़ी बड़ी आंखें, पतले होठ, पतली नाक स्नेहा को महिमा से थोड़ा ठीक दिखाते थे। स्नेहा के चेहरे पर भी एक अलग ही कशिश थी। स्नेहा ने मधु को तैयार किया और बड़े प्यार से मधु से कहा, देखना दीदी, आज तो तुम्हें लड़का पसंद करके ही जाएगा। हाँ, जैसे पहले करके गए थे। मधु ने रुखाई से कहा, अरे दीदी, वो सब छोड़ो, आज देखना तुम बस। मधु स्नेहा की बात पर मुस्कुरा देती है। तभी माँ आकर कहती है, मेहमान आ गए हैं, तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। हाँ माँ, मैं तैयार ही हूँ, कहकर मधु और स्नेहा माँ के पीछे चल दी। नमस्ते नमस्ते, हाथ जोड़कर स्नेहा ने सबको बारी बारी से नमस्ते किया। सामने सोफे पर एक मोटी औरत, जिसके दांतों से पता चलता था कि जरूर गुटखा चबाती है, स्नेहा की तरफ देखकर कहा, आओ बेटी, यहाँ बैठो मेरे पास। जी, मैं दीदी को लेकर आती हूँ। स्नेहा अंदर जाकर मधु को लेकर बैठक में आ गई। उस मोटी औरत ने मधु को एक निगाह देखा और कहा, अच्छा, ये लड़की है जिसे हम अपने नीरज के लिए देखने आए हैं। हाँ, ये हमारी बेटी मधु, मतलब महिमा। पास बैठे हुए दिलीप जी ने मधु को देखकर कहा। एक बूढ़ी औरत ने मधु को बैठने को कहा। मधु बैठ गई, उसके पास स्नेहा भी बैठ गई। नीरज सामने ही बैठा था। मधु को देखकर उसकी प्रतिक्रिया ठीक नहीं लगी। माँ और भाभी ने सारा नाश्ता लाकर मेज पर लगा दिया। लड्डू, जलेबी, बर्फी, मावा बाटी, समोसे, आलू बड़े, कचौरी बाजार से मंगवाए गए थे। हलवा, सेवइयाँ, नमकीन पारे, मठरी, पापड़ घर में बनाए गए थे। इतनी सारी नाश्ते की चीज़ें देखकर बच्चों के चेहरे खिल गए थे और अपनी माँ और दादी को ललचाई नज़रों से देख रहे थे और वो दोनों बच्चों को नज़रों से ठहरने का इशारा कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब नाश्ता शुरू हुआ तो मोटी औरत सरला जी, जो नीरज की माँ थी, मधु को भी नाश्ते के लिए आग्रह किया और बच्चे तो जैसे टूट ही पड़े। देखते ही देखते नाश्ते की प्लेटें साफ हो गई। अब सरला जी ने जब भर पेट नाश्ता कर लिया तो उन्होंने दिलीप जी और सुदेश जी से कहा, ये मेरा बेटा है नीरज, सैमसंग की मोबाइल कंपनी में जॉब करता है। ये मेरा छोटा बेटा उमेश, सरला जी ने एक 15 साल के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये उमेश से छोटा महेश, और ये बेटी दीपा, महेश से छोटी, और ये दीपा से छोटी माही। 5 बच्चे हैं। आपके दीदी ने हैरत से कहा, जिस पर सरला जी मुस्कुराती हुई बोली, नहीं, एक बेटी और है, नीरज से बड़ी, शादीशुदा है, 2 बच्चे हैं। सुदेश जी और उषा जी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। तभी दिलीप जी नीरज से पूछते हैं, बेटा, क्या तनख्वाह होगी तुम्हारी? 55,000 पर मंथ। नीरज के बोलते ही दिलीप जी शॉक्ड हो जाते हैं और साथ बहुत खुश भी होते हैं कि चलो, रिश्ता हो गया तो मधु बहुत आराम में रहेगी। आपके पिताजी? बात अधूरी छोड़ दी दिलीप जी ने। पिताजी को कोई अर्जेंट काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए, नीरज ने नरमी से जवाब दिया। नीरज भी दिखने में ठीक ठाक ही था। वो लोग चले गए तो माँ ने सबसे पहले यही दुखड़ा रोया,
इतना बड़ा परिवार, इतने सारे बच्चे, नहीं नहीं हमारी मधु नहीं संभाल पाएगी। अरे भाग्यवान परिवार, देख रही हो कमाई भी तो देखो लड़के की, कितना अच्छा कमाता है। दिलीप जी ने खुश होते हुए कहा। और फिर हमारी मधु को भी देखो, कोई राजा नहीं आएगा ब्याहने। दादी ने भी मुंह बनाते हुए कहा। सुदेश देवी चुप हो गई। बस तुम भगवान से प्रार्थना करो कि वो हमारी मधु को पसंद कर लें। माँ, मुझे लड़की पसंद नहीं आई। घर आकर नीरज ने माँ से कहा। हाँ, लड़की तो मुझे भी समझ नहीं आई, उससे अच्छी तो उसकी छोटी बहन है। दादी ने भी नीरज की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ माँ, दादी सही कह रही है, उससे अच्छी तो उसकी बहन लग रही थी। वो बात तो सही है, मगर उनका इतना बड़ा घर, जमीन जायदाद। माँ ने आंखें बंद करते हुए कहा। तो क्या वो अपना घर, जमीन जायदाद शादी के बाद तुझे देने वाले हैं? दादी ने हंसी उड़ाते हुए कहा। अम्मा, तुम भी ना सोचो कितना दहेज मिलेगा, हमारा घर भर जाएगा और नगद भी मिलेगा। तो दीपा और माही की शादियां भी तो करनी है, थोड़ा सहयोग भी मिल जाएगा। वह तो इतनी दूर की सोच रही है, और जो लड़की दुल्हन बनकर आने वाली है उसको भी तो देख। अरे अम्मा, तुम भी ना, सरला ने मुंह बनाते हुए कहा। लगता है तू अपने बेटे का रिश्ता वही करवा के मानेगी। दादी के कहने पर सरला मुस्कुराने लगी। ठीक है माँ, आप वहाँ रिश्ता करवाना चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ, मगर छोटी बहन से। नीरज ने कहा। हाँ हाँ, ये ठीक कह रहा है। दादी ने भी हाँ में हाँ मिलाई तो सरला ये कहती हुई उठ गई कि ठीक है, बात करके देखूंगी, मान जाते हैं तो ठीक है। दिलीप जी परेशान से कमरे में टहल रहे थे। उषा जी और सुदेश भी परेशान से कमरे में बैठी हैं। जया और जीतू भी कमरे में मौजूद हैं। मधु थोड़ी उदास सी है और स्नेहा गुस्सा। जीतू सबको समझा रहा है। देखो बाबा, शादी तो करनी ही है, अब पहले स्नेहा की करे या मधु की। रिश्ता अच्छा है, नहीं ऐसा भी कहीं होता है भला कि पहले बड़ी को छोड़कर छोटी की शादी कर दें। सुदेश जी गुस्से में कह रही थी। अरे सब क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्यों बड़ी बेटी बैठी है और छोटी की शादी कर दी। सुदेश जी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। सुदेश, तुम लोगों की फिक्र मत करो, लोगों का तो काम ही है कहना। यह देखो कि रिश्ता कितना अच्छा है, लड़का कितना अच्छा कमाता है। दिलीप जी भी सुदेश देवी को समझा रहे थे। हाँ बहू, दिलीप और जीतू सही कह रहे हैं, जरा सोचो हमारी स्नेहा कितने आराम में रहेगी। हाँ माँ, और मधु दीदी का भी क्या है, कोई ना कोई तो जरूर मिल जाएगा दीदी के लिए भी। बल्कि आप देखना, इससे अच्छा रिश्ता मिलेगा हमारी मधु दीदी को। जया ने भी बीच में पड़ते हुए कहा। लेकिन सुदेश देवी थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। तब मधु अंदर आई और कहा। हाँ माँ, आप सबकी बात मान जाइए, रिश्ता अच्छा है, आप हाथ से जाने मत दीजिए। क्या हुआ अगर मैं नहीं तो स्नेहा ही सही, स्नेहा भी तो आपकी ही बेटी है, मेरी बहन है। अगर वह सुख से रहेगी तो उसे देखकर हम भी खुशी होंगे ना। सबके फोर्स करने पर आखिर सुदेश देवी मान गई। नीरज के घर वालों को खबर दे दी गई कि हम स्नेहा के रिश्ते के लिए तैयार हैं। नीरज के घर में भी सभी खुश थे कि चलो मन चाहा रिश्ता भी हो गया और लड़की भी मधु की जगह स्नेहा जैसी मिल गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। 2 महीने बाद ही स्नेहा की शादी थी। सुदेश जी अपनी बड़ी बेटी मधु को देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। स्नेहा से 3 साल बड़ी है और उससे पहले उन्हें स्नेहा का ब्याह करना पड़ रहा है। मधु खुद भी अंदर ही अंदर दुखी थी, लेकिन चेहरे से जाहिर होने देना नहीं चाहती थी। स्नेहा खुश थी। मधु दिल ना होते हुए भी शादी की तैयारियों में माँ और भाभी का हाथ बटा रही थी। दिलीप जी पहले से ही शादी की सारी तैयारियां कर देना चाहते थे ताकि एंड टाइम पर कोई चीज़ छूट ना जाए। उन्होंने स्नेहा का दहेज का सारा सामान पहले से ही पसंद करके बुक करवा दिया था, जिसमें हर आइटम ब्रांडेड था और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हर आइटम मौजूद था। और दिलीप जी सुदेश जी ने गहनों की डिज़ाइन पसंद करके उन्हें भी बनवाने का ऑर्डर दे चुके थे।
गहनों में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी दिलीप जी ने। सुदेश जी ने पूरे 10 तोले सोना के गहने और 5 किलो चांदी के गहने थे। हॉल बुक हो चुका था। खाने वालों को भी क्या क्या बनवाना है बता चुके थे और साथ ही उसे ऑर्डर भी दे चुके थे। खाने में भी तरह तरह की मिठाइयाँ, तरकारियाँ, दाल भात पूरी, नॉन बटर, नॉन तंदूरी रोटी, पराठा, सभी तरह के पकवान रखे थे। नगद में भी दिलीप जी स्नेहा को 10 लाख नगद देने वाले थे और नीरज को सफारी कार देने वाले थे। माँ ने स्नेहा, मधु और जया को साथ ले जाकर साड़ियाँ भी पसंद करवा ली थी। स्नेहा ने कुछ सूट भी लिए थे और ब्याह के दिन के लिए खूबसूरत कामदार लहंगा। मधु ने भी सभी सूट और साड़ियाँ लाइट कलर की सिंपल ही ली थी और स्नेहा के जिद पर उसने भी शादी वाले दिन पहनने के लिए लहंगा ले लिया था। जया ने अपने लिए ब्लैक रेड गाजरी कलर की साड़ियाँ पसंद की थी क्योंकि उसका कलर गोरा था और उस पर ये कलर अच्छे लगते थे। लेकिन माँ और मधु स्नेहा के कहने पर भी जया ने लहंगा नहीं लिया। लहंगे की जगह उसने गोल्डन सिल्वर वर्क वाली साड़ी पसंद की। माँ ने अपने लिए और दादी के लिए भी खूबसूरत साड़ियाँ पसंद की थी। लगभग सारी तैयारियाँ महीने भर पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अब स्नेहा की साड़ियाँ, ज्वेलरी वगैरह की पैकिंग चल रही थी। घर में खुशी का माहौल था और इंतज़ार था शादी का। स्नेहा बहुत ज़्यादा खुश लगती थी और नीरज से भी फ़ोन पर घंटों बातें किया करती थी। शादी की जो भी खरीदारी करती थी उसमें नीरज की पसंद भी मालूम करती थी। मधु यह सोचकर अफसोस करती थी कि स्नेहा को जरा भी परवाह नहीं है कि मुझसे पहले उसकी शादी हो रही है। उसको जरा भी मेरी परवाह या फिक्र नहीं है। नीरज के घर भी लगभग शादी की बहुत सारी तैयारियां हो चुकी थी। नीरज भी बहुत खुश था। नीरज और स्नेहा दोनों ही फ़ोन पर बहुत देर तक बातें किया करते थे। इससे नीरज भी स्नेहा को अच्छी तरह से जानने लगा था। उसकी पसंद नापसंद नीरज को बहुत ही अच्छी तरह से पता चल चुकी थी। लाओ भाभी, रोटियां मैं बना देती हूँ। किचन में आकर स्नेहा जया से बोली। नहीं नहीं स्नेहा, तुम रहने दो। अब तुम कोई भी काम को हाथ मत लगाओ, बस आराम करो और अपनी तैयारियां करो। कुछ दिन की तो मेहमान हो हमारे घर पर। स्नेहा की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। तभी माँ भी किचन में आ गई। क्या हुआ स्नेहा, तुम रो क्यों रही हो? माँ ने स्नेहा से परेशान होकर पूछा। कुछ नहीं माँ, 1 महीने बाद मेरी शादी है, फिर मैं इस घर से चली जाऊंगी। यह कहकर स्नेहा जोर जोर से रोने लगी। जाना तो सबको पड़ता है स्नेहा। देखो, मैं भी तो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर आई हूँ। यह तो दुनिया की रीत है। जया ने स्नेहा को गले लगाते हुए प्यार से कहा। क्या बात है, अभी से विदाई के आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं? मधु ने भी किचन में आते हुए पूछा। हमारी स्नेहा कह रही है कि मुझे 1 महीने तक का इंतज़ार नहीं होता, मुझे अभी जाना है। जया कहकर हंसने लगी। हाँ, वह तो इस हाव भाव से पता चलता है कि यह कितनी उतावली है नीरज के पास जाने के लिए। मधु ने तंज कसते हुए कहा था। स्नेहा को साफ लगा था कि मधु मुझे तंज कस रही है, लेकिन भाभी ने और माँ ने उसे मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया। स्नेहा सोच रही थी, दीदी ने मुझे तंज क्यों कसा? क्या वजह है? क्या दीदी खुश नहीं है? मेरी नीरज से शादी हो रही है तो, या दीदी को पहले उनकी शादी नहीं हुई ये टेंशन है? तभी नीरज का फ़ोन आ गया और स्नेहा ने अपने जहन से इस बात को झटक दिया और खुश होकर नीरज से बातें करने लगी। मधु भी पास में से गुजर रही थी। उसने भी स्नेहा को नीरज से बातें करते हुए सुना। स्नेहा कितनी खुश होकर हंस हंस कर नीरज से बातें कर रही थी। मधु को बहुत दुख हुआ। वह कितना चाहती थी स्नेहा को, कितनी दिल में मोहब्बत थी उसके स्नेहा के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्यों वह इस मोहब्बत को महसूस नहीं कर रही थी स्नेहा के लिए अपने दिल में। मधु को बस यही लग रहा था कि स्नेहा को उसकी फिक्र नहीं है कि उसकी शादी नहीं हुई है। वह कितना खुश है। उसके सामने भी नीरज से कितनी हंस हंस कर बातें करती है। उसको जरा भी परवाह नहीं कि दीदी के दिल पर क्या गुजरेगी। एक बार भी स्नेहा ने मुझे सांत्वना के शब्द नहीं बोले।
क्या वह यही चाहती थी कि उसकी शादी पहले हो जाए, या नीरज उसे पसंद कर ले, या वह नीरज के घर शादी होने से खुश है, या मुझे रिश्ते वाले जब भी ना करके जाते थे और मेरी शादी नहीं हो रही थी, इस बात से वह दुखी थी कि दीदी जाए तो मेरा नंबर आए, या मैं उसके रास्ते का रोड़ा बनी हुई थी। यह सब सोचकर मधु की आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा जैसे ही बाहर निकली, उसने मधु को रोते हुए देख लिया, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। मधु भी स्नेहा को देख चुकी थी और वह समझ भी चुकी थी कि स्नेहा ने भी उसकी आंखों में आंसू देख लिए हैं, लेकिन अनजान बनकर निकल गई है। स्नेहा दिल में सोच रही थी कि दीदी को खुश होना चाहिए कि चलो मेरी छोटी बहन की शादी हो रही है, क्या हुआ अगर मेरी नहीं हुई तो, और दीदी कौन सा बैठी रह जाएगी, कभी ना कभी तो उन्हें भी कोई मिल ही जाएगा ना। नीरज उनके बराबरी का नहीं था वैसे भी, और अगर नीरज ने मुझे पसंद किया तो इसमें बुराई क्या है। दोनों बहनों की इसी उधेड़-बुन में दोनों एक दूसरे से कम ही बातें कर रही थी। माँ भी यह सब नोट कर रही थी, लेकिन चुप थी, क्या बोल सकती थी। स्नेहा ने अपनी शादी को लेकर ससुराल के बहुत सारे सपने देखे थे। नीरज के साथ भी बहुत सारे सपने देख चुकी थी स्नेहा। स्नेहा का दिल था कि वह शादी के बाद हनीमून पर शिमला मनाली जाएंगे, वहाँ की ठंडी वादियों में बर्फ़ में खूब मज़े करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और वो यह बात नीरज से भी कह चुकी थी, और नीरज ने भी हंसकर अपनी रजामंदी दे दी थी। जनाब का जहाँ दिल होगा वहीं जाएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे, खूब मस्ती करेंगे। पता है भाभी, हम शादी के बाद हनीमून के लिए शिमला मनाली जाएंगे, स्नेहा जया से कह रही थी, और पीछे खड़ी मधु ये सुन रही थी। नीरज ने भी कहा कि जहाँ मेरा दिल होगा, जहाँ मैं कहूँगी, वह मुझे हनीमून के लिए वहीं लेकर जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। स्नेहा की बातों से खुशी झलक रही थी। पीछे खड़ी मधु चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट गई। मधु के वापस लौट जाने से स्नेहा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुदेश ने बड़ी बुआ मालती को भी कह दिया था कि शादी के 15 दिन पहले आ जाना बच्चों सहित, और छोटी बुआ रोशनी को भी माँ ने कह दिया था कि जल्दी से शादी के 15 दिन पहले ही घर आ जाएं। दोनों बुआ भी शादी में आने के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। सुदेश ने अपनी दोनों बहनों परमीला और उर्मिला को भी जल्दी आने का कह दिया था, लेकिन दोनों ने कहा था कि हम इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन शादी के 4-5 दिन पहले आ जाएंगे। रोशनी बुआ की दोनों बेटियां निशा और दीक्षा भी बहुत ज़्यादा खुश थी स्नेहा की शादी को लेकर, और मधु और स्नेहा से अपने पहनने का पूछती रहती थी कि हल्दी के दिन क्या पहनेगी, मेहंदी के दिन क्या पहनेगी, शादी के दिन क्या पहनोगी, जो तुम लाई होगी हम भी उसी टाइम का कुछ लाएंगे, सब एक जैसा पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नीरज की माँ भी अपने लिए और स्नेहा के लिए, दोनों बेटियां माही और दीपा के लिए, अपनी सास के लिए कपड़े लत्ते खरीद चुकी थी। जब यह बात स्नेहा को पता चली तो उसने नीरज से कहा कि मेरी पसंद नहीं पूछी माँ ने, क्या बात है, मुझे तो पूछा ही नहीं कि तुम क्या और कैसा पहनना पसंद करोगी। स्नेहा इतना सीरियसली क्यों ले रही हो, सारी ज़िंदगी तुम्हें अपनी पसंद का ही पहनना है, अगर शादी में माँ की पसंद का पहन भी लोगी तो क्या हो जाएगा। स्नेहा नीरज की बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी। दोनों बुआ शादी के 15 दिन पहले अपने बच्चों सहित पहुंच चुकी थी। घर में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था दोनों बुआ जी के आ जाने से। अरे सुदेश, कोई काम हो तो हमें भी बताओ, मालती बुआ ने सुदेश जी से कहा। नहीं नहीं दीदी, आप तो बस आराम कीजिए, शादी एंजॉय करिए, हमने सारा काम पहले से ही निपटा रखा है, सुदेश ने मुस्कुराते हुए मालती बुआ को जवाब दिया। अरे वाह भाभी, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा किया कि सारा काम पहले से निपटा दिया, वरना एंड टाइम पर कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है, रोशनी बुआ ने सुदेश जी से कहा। जब रात को दोनों बुआएं अपनी माँ के पास उनके कमरे में सोने के लिए लेटी तो मालती बुआ ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, दिलीप और सुदेश ने यह क्या किया, मधु को छोड़कर स्नेहा की शादी कर रहे हैं। अरे क्या हुआ, अगर मधु की जगह पहले स्नेहा की शादी हो गई तो, अम्मा ने थोड़ा सा तपते हुए कहा।
अम्मा, आपको नहीं लगता कि मधु को अंदर ही अंदर इस बात का कितना दुख है? वह स्नेहा से 3 साल बड़ी है, पहले उसका विवाह होना था। मालती ने फिर अम्मा से कहा। और फिर सोचो, पहले स्नेहा की शादी हो जाएगी तो मधु के रिश्ते में भी और भी अड़चन आएंगी, क्योंकि जब लोग यह सुनेंगे कि पहले छोटी बहन की शादी हो गई है तो सब यही सोचेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो बड़ी बहन बैठी रह गई। मालती ने फिर बात को आगे बढ़ाते हुए अम्मा से कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चुप कर। और सुन, ये बात कभी हरगिज़ भी सुदेश के सामने मत कहना। पहले ही सुदेश स्नेहा की शादी के लिए तैयार नहीं थी। वह भी यही चाहती थी कि पहले मधु की शादी हो। सरला जी ने अपनी दोनों बेटियों दीपा और माही को यह कहकर वलीमे का ड्रेस नहीं दिलाया कि भाभी की तरफ से बहुत सारे कपड़े आएंगे, उनमें से कुछ पहन लेना। दोनों बहनें इस बात से थोड़ी सी नाराज़ हुई थी। नीरज की बड़ी बहन गरिमा भी आ चुकी थी। वह भी माँ को बराबर हर बात में समझा रही थी। माँ हर बात में बहुत ज़्यादा ही कंजूसी कर रही हो। वह लोग हमसे कहीं ज़्यादा पैसे वाले हैं। वह लोग हर चीज़ बहुत अच्छा ही लेंगे। आप भी कंजूसी मत करो और अच्छी से अच्छी चीज़ खरीदो ताकि वहाँ सबको पसंद आए। लेकिन सरला जी कहाँ मानने वाली थी। कुछ कुछ चीज़ों में तो कंजूसी दिखा ही देती थी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।